प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस मैथ्स के वीडियो लेक्चर में हम वेक्टर स्पेस में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें आगे बढ़ते हुए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से रिलेटेड दो थ्योरम्स देखने वाले हैं और उनमें पहली थ्योरम का नाम है एग्जिस्टेंस थ्योरम और दूसरी थ्योरम का नाम है डायमेंशन थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेस। तो इन दोनों थ्योरम्स को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स फॉर द वेक्टर स्पेस। नाउ एग्जिस्टेंस थ्योरम के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जिस्टेंस थ्योरम कहती क्या है वेक्टर स्पेस के लिए। तो एग्जिस्टेंस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए एक बेसिस जरूर होता है, ठीक है ना। देखो बेसिस क्या होता है, फाइनाइट बेसिस क्या होता है किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए, ये डेफिनेशन आप देख चुके हैं। एक ऐसा सेट, ठीक, जो कि वेक्टर स्पेस को जनरेट करे और लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, उसको हम लोग बेसिस कहते हैं। और फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन ये होती है कि एक ऐसा सेट जो कि फाइनाइट हो, जिसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो फाइनाइट हो और वो जो सेट है वो वेक्टर स्पेस को जनरेट करता हो। लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन वो वेक्टर स्पेस को जनरेट करता हो और उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो उस सेट को या ऐसे वेक्टर स्पेस को हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहते हैं। यहां पर बेसिस की बात नहीं हो रही है कि मतलब जो सेट उसको जनरेट करेगा वो बेसिस होगा कि नहीं होगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस वो जनरेट करेगा और उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, तो उसको फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहते हैं। तो हमें यह दिखाना है कि किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए एक बेसिस जरूर होता है, उसी को ही एग्जिस्टेंस थ्योरम हम लोग कहते हैं। उसका स्टेटमेंट ऐसे है, देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और कभी कभी ये स्टेट एंड प्रूफ एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस करके भी आ जाता है। तो आपको उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखना है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ये है इसका स्टेटमेंट। आई रिपीट, देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, यानी कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यानी कि परिमित विमा वाला जो सदिश समष्टि होता है उसके लिए एक आधार का अस्तित्व अवश्य होता है। ये उसका हिंदी में स्टेटमेंट हो गया। अब इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करें, तो भाई जो दे रखा है पहले उसका इस्तेमाल कर लो। क्या कि जो आपका VF है वो एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। पूरी थ्योरी नहीं बताऊंगा, केवल मेन चीज बताऊंगा। मान लीजिए सबसे पहले कि जो VF है आपके पास में एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। लेट अस सपोज दैट VF इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। देन इसका मतलब ये हुआ कि देन there exists a finite set, there exists a finite set S is equals to alpha 1 alpha 2 dash 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 alpha n, ठीक है ना, such that LS is equals to V। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि भाई ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, कौन, VF, तो एक सेट का अस्तित्व इस प्रकार जरूर होगा S, जिसमें कि फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, ओके, वेयर n इज फाइनाइट सच दैट ls इज इक्वल्स टू v, और यहां पर जो n है n इज फाइनाइट होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें ये बताना है कि ये जो सेट है जो कि इस v को जनरेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी तरह ये दिखा दें कि ये जो S है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए आपको क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, या तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ओके। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो अपना काम हो गया कि यही बेसिस है, क्योंकि जनरेट तो ये ऑलरेडी कर ही रहा है VF को, अगर इंडिपेंडेंट हो गया तो बेसिस बन जाएगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे लेट अस सपोज नो वेक्टर ऑफ S is 0,
मतलब S का कोई भी वेक्टर जीरो नहीं है। इफ S is linearly independent, then S is basis for V। अगर भाई S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो वो S के लिए बेसिस बन जाएगा। मतलब कि अगर S जो है, सबसे पहले तो मान लिया कि उसका कोई भी वेक्टर शून्य नहीं है, और अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो वही बेसिस बन जाएगा और थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। ठीक है ना। बेसिस ऑफ V एंड थ्योरम कंक्लूड, दैट्स ऑल। बट अब अगला केस इसमें क्या बन सकता है, बट इफ S इज लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर S जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट हुआ तो आपने कुछ थ्योरम्स पढ़ रखी हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट की, उस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे हम। और वो थ्योरम क्या है, इफ S इज लीनियरली डिपेंडेंट देन देयर एग्जिस्ट अ alpha I belongs to S such that alpha I belongs to S and alpha I can be expressed as linear combination of its preceding vectors। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्फा आई को क्या लिख सकते हैं, हम अल्फा आई को लिख सकते हैं A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश AI-1 अल्फा I-1। मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर अल्फा ऐसा जरूर होगा जिसको कि हम उसके पहले के जितने भी वेक्टर हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। नाउ लुक एट दैट, ये जो अल्फा आई है इसको आपने यहां पर कुछ इस तरह से लिख दिया अल्फा आई को। अब इसको नाम दे दीजिए आप 1 और फिर थोड़ा सा आगे बढ़िए। ठीक है ना। कैसे आगे बढ़िए, कुछ इस तरह से आगे बढ़िए। लेट S1 इज इक्वल्स टू, और S एक सेट बनाइए। कौन सा, ये जो अल्फा आई है जो कि बेसिकली S का ही एलिमेंट था, इस अल्फा आई को इस S में से निकाल दीजिए, यानी कि S माइनस अल्फा आई, यानी कि S1 के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, अल्फा 1 डैश डैश अल्फा I-1, अल्फा I+1 एंड डैश डैश अल्फा n। ठीक, मतलब कि S1 के अंदर केवल अल्फा I नहीं है, बाकी सब हैं। नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा। नाउ लेट एनी अल्फा बिलोंग्स टू VF। मान लिया कि कोई जो अल्फा है वो VF के अंदर है, देन अल्फा इज इक्वल्स टू A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश AI-1 अल्फा I-1 प्लस AI अल्फा I प्लस AI+1 अल्फा I+1 प्लस डैश डैश AN और अल्फा n। क्यों, सिंस LS इज इक्वल्स टू V। भाई क्योंकि जो LS है वो V को जनरेट कर रहा है, तो V के अंदर अगर आप कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसको S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि जो अल्फा आई था, अल्फा आई को आपने इस तरह से लिख दिया था। तो जैसे ही आप यहां पर अल्फा आई की वैल्यू लिखेंगे तो उस अल्फा आई के सभी एलिमेंट्स में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्योंकि वो जितने भी एलिमेंट्स हैं इस अल्फा आई को जो आपने लिखा था उसमें अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा I-1 तक के एलिमेंट थे, तो इसका मतलब ये हुआ
कि जैसे ही आप ऐसा लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, a1 अल्फा 1 प्लस डैश डैश ai-1 अल्फा i-1। ये तो यहां तक के एलिमेंट हो गए, प्लस प्लस ये रहा आपका ai। अब अल्फा आई की जगह आप जैसे ये लिखेंगे तो दिस इज व्हाट। एक काम करते हैं, क्योंकि हम यहां पे अल्फा आई को उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, और a1 से लेकर an हमने यहां पर इस अल्फा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर लिए हैं। तो एक काम करिएगा बच्चों कि आप यहां पर इस a1 को, इस a2 को और इस ai-1 को लिख लीजिएगा b1 b2 और bi-1, क्योंकि अल्फा आई को अगर आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख रहे हैं तो ये स्केलर्स अलग होंगे, और अल्फा को क्योंकि एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में आप लिख रहे हैं तो ये जो a1 a2 ai-1 और an है ये अलग रहेंगे। तो आप अगर a यहां पे यूज कर रहे हो तो फिर यहां पर कुछ और यूज करना, मान लो कि हमने यहां पे b यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद बाकी स्टेप्स तो ऐसे ही हैं। यहां पर फिर आप लिखेंगे b1 अल्फा 1 b2 अल्फा 2 से लेकर bi-1 से लेके अल्फा i-1 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, और उसके बाद में फिर आपका वही ai+1 अल्फा i+1 प्लस डैश डैश, दिस इज an अल्फा n। मतलब कि अगर आप ध्यान से देखें तो देखो अल्फा 1 ये अल्फा 1, ये अल्फा 2, यहां पर भी अल्फा 2 रहेगा, ये अल्फा i-1, ये अल्फा i-1, ये कॉमन वेक्टर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये जो अल्फा वेक्टर था इसको क्या लिख दिया, आपने इसको लिख दिया a1 प्लस ये आपका ai b1 और यहां पर अल्फा 1 प्लस यहां पर आएगा आपका a2 प्लस ai b2 और ये अल्फा 2 प्लस डैश डैश। ऐसा कहां तक जाएगा, ऐसा जाएगा आपका ai-1 प्लस ai और यहां पर आएगा bi-1 और यहां पर आ जाएगा अल्फा i-1 प्लस बाकी सारे के सारे, भाई अल्फा आई की जगह तो आपने ये लिख दिया था, ओके। तो अल्फा आई तो खत्म हो गया। अब उसके आगे क्या आएगा, यहां आएगा ai-1 ai+1 अल्फा i+1 प्लस डैश डैश an अल्फा n। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा को वास्तव में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा i-1 फिर अल्फा i+1 और अल्फा n वेक्टर्स की ही जरूरत पड़ी, यानी कि अल्फा आई वेक्टर की अब जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो इसका मतलब यह हुआ, दिस इंप्लाइज दैट एनी वेक्टर ऑफ v कैन बी expressed by what, by S1, यानी कि जो v का एलिमेंट है उसको S1 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में भी लिखा जा सकता है। दैट इज LS1 इज इक्वल्स टू v, यानी कि जो S1 है वो भी v को जनरेट कर रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। if S1 is linearly independent, then S1 is basis, S1 is basis of V। अगर इस स्थिति में S1 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो वो बेसिस बन जाएगा, मतलब बेसिस का एग्जिस्टेंस दिख गया आपको। लेकिन अगेन if S1 is linearly dependent, then repeat the process, repeat the above process,
जो प्रोसेस आपने अभी अपनाई वो फिर से अप्लाई कर दीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर आपको S2 वेक्टर, एक S2 क्या मिलेगा, सेट मिलेगा, जिसमें से कोई एक अल्फा और माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते करते आप ज्यादा से ज्यादा अगर कर पहुंचेंगे तो लास्ट में आपको S के अंदर एक वेक्टर मिलेगा, यानी कि बढ़ते बढ़ते जब आप जाएंगे तो लास्ट में एक ही वेक्टर मिलेगा, बचेगा इस सेट के अंदर, इस सेट S के अंदर। एक वेक्टर वाला जो सेट होता है बेसिकली वो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो मतलब लास्ट में आपको एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट 100% मिलना ही है, यानी कि आपको एक वेक्टर वाला बेसिस मिल जाएगा। ठीक, तो जहां पर भी आपको जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल जाएगा, वही आपका बेसिस होगा। तो यानी कि हर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए आपको एक बेसिस जरूर मिलेगा। और इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एक सेट ले लेंगे, क्योंकि भाई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात आप कर रहे हैं, तो अगर फाइनाइट डायमेंशनल थे तो एक सेट जरूर ऐसा होगा जो उसको जनरेट कर रहा होगा, और अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो वही बेसिस बन जाएगा, लेकिन नहीं हुआ तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो उसके अंदर एक वेक्टर होगा जिसको कि उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि उससे क्रम में उससे पहले के जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब वो जीरो नहीं होने चाहिए वो सारे वेक्टर्स। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में अगर हम कोई एलिमेंट ले VF का, तो हम देखेंगे कि उसको हम उसको इस S1 जिसमें कि अल्फा वेक्टर हटा दिया गया है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। मतलब कि जो S1 है वो V को जनरेट कर रहा है। अब यदि S1 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो वही बेसिस बन जाएगा, और नहीं हुआ तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, यानी कि फिर उसमें एक ऐसा कोई ना कोई वेक्टर जरूर मिल जाएगा। ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं, हाँ, कोई ना कोई वेक्टर ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसको कि उसके पहले जो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो फिर जब आप ऐसा करेंगे तो नया जो सेट बनेगा जिसमें कि उस वेक्टर्स को आप वेक्टर को हटा देंगे, जो नया सेट बनेगा वो फिर उसको जनरेट कर देगा, किसको, V को। अगर वो नया सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो वही बेसिस होगा, मतलब कि उसमें कितने n-2 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है ना। और इस प्रोसेस को अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जरूर मिल जाएगा अंत में, क्योंकि लास्ट में कम से कम एक वेक्टर जरूर बचेगा इस सेट S में, और एक वेक्टर वाला जो सेट होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता ही है। यानी कि हर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का एक बेसिस तो जरूर होता है। तो ये तो हो गया बच्चों एग्जिस्टेंस थ्योरम। अब इसके बाद में आती है बारी किसकी, एक और थ्योरम है, और उस थ्योरम का नाम है डायमेंशन थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेस। अब ये डायमेंशन थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेस क्या कहता है कि इफ VF इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देन एनी टू बेसिस ऑफ V हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का जो बेसिस होता है, आई रिपीट, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी है वो, उसका बेसिस भी है, यानी कि बेसिस है। और दो बेसिस अगर हैं उसके, हो सकते हैं दो बेसिस हो सकते हैं, एक यूनिक बेसिस नहीं, दो बेसिस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर दो बेसिस भी हैं या ज्यादा भी बेसिस हैं तो उनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। यानी कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के दो अगर बेसिस हैं तो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा सेम रहेंगे। ये कहती है आपकी डायमेंशन थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेस। और अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, तो लेट्स प्रूव दैट थ्योरम। नाउ आते हैं बच्चों अब डायमेंशन थ्योरम के ऊपर। डायमेंशन थ्योरम मतलब किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के दो बेसिस में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। अब मैं इसकी थ्योरी आपको मुंह जबानी लिखवा दूंगा, वो आप लोग लिख लीजिएगा। और जो मैथमेटिकल टर्म है, जब थ्योरम आप बुक में पढ़ेंगे, चाहे हिंदी मीडियम वाले हों चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले हों, तो वो आपको समझ में आए, ये मैं आपको यहां पर समझाता हूं, ठीक है ना। उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझाता हूं, जो लॉजिक है थ्योरम के प्रूफ का, वो मैं आपको यहां पे समझाता हूं। नाउ लुक एट दैट। सबसे पहले आपको एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है। तो प्रूफ में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट VF इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ये एक वेक्टर स्पेस है। देन बाय एग्जिस्टेंस थ्योरम
देयर इज एटलीस्ट वन बेसिस फॉर दिस वेक्टर स्पेस। तो यहां पर कम से कम इस वेक्टर स्पेस के लिए एक बेसिस तो होगा ही होगा। लेट अस सपोज S is equals to alpha 1, alpha 2 dash dash alpha n, and S dash is equals to beta 1, beta 2, beta 3 dash dash beta m are two bases of VF। हमने मान लिया कि इसके ये दो बेसिस हैं। कौन कौन से? S और S डैश। इसमें n एलिमेंट्स है, इसमें m एलिमेंट है। टू शो, हमें दिखाना क्या है? टू शो m इज इक्वल्स टू n। हमें ये दिखाना है कि जो m है वो n के बराबर है। यही सिंपल सा लॉजिक है थ्योरम का कि उसके जो दो बेसिस हैं, अगर आप दो बेसिस ले लेंगे तो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो सेम होंगे। और एग्जिस्टेंस थ्योरम से हम ये तो दिखाई चुके थे कि भाई किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का एक बेसिस तो होता ही होता है, एग्जिस्ट करता है ये बेसिस। तो हमने मान लिए कि दो बेसिस हैं फिलहाल उसके, है ना। मान सकते हैं आप, एक से ज्यादा मान सकते हैं, क्योंकि बेसिस का एग्जिस्टेंस आप दिखा चुके हैं। अब आपको ये दिखाना है कि बेसिस दो हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें सेम ही रहेंगे, यानी किसी भी वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन है वो फिक्स होता है, ठीक। क्योंकि डायमेंशन का मतलब है उसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ओके, जो उसको जनरेट कर रहा है, ओके। एंड बेसिस एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें सेम रहते हैं हमेशा। ये आपको प्रूफ करना है। थ्योरम है ये, जिसको कि आगे हम लोग यूज करेंगे, ओके, ध्यान रखना। अब इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या तरीका आजमाएंगे? अब आप इसके ऊपर फोकस करिएगा, एस के ऊपर। लेट, हम लोग मानते हैं लेट एल एस इज इक्वल्स टू वी। मतलब जो एस है वो वी को क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। मतलब हम इसको पहले बेसिस मानते हुए चलते हैं एक तरह से, क्योंकि बेसिस है तो जनरेट तो करेगा ही करेगा। देन एनी बीटा 1 बिलोंग्स टू वी कैन बी expressed beta 1 is equals to a1 alpha 1 a2 alpha 2 plus dash dash an alpha n। अब इसका मतलब ये हुआ भाई, अगर हम ये मान रहे हैं कि जो s है वो v को जनरेट कर रहा है, तो क्योंकि ये जो बीटा 1 है ये भी v का ही एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस का ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बीटा 1 को इन अल्फाज के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट S1 is equals to what? S1 is equals to एक नया सेट बनेगा B1 अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n। कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? इसके अंदर हो गए आप n+1 एलिमेंट्स। तो दिस S1 is equals to बीटा 1 को आपने ये लिया और S1 के अंदर आपने क्या कर दिया? बीटा 1 को इंक्लूड कर लिया। तो ये जो नया सेट बना जिसमें सारे अल्फाज भी हैं और बीटाज भी हैं, इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट। तो ये जो सेट बनेगा ये लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको आप इधर लेके जाएंगे तो बीटा 1 का जो कोफिशिएंट है वो -1 रहेगा और इक्वल टू 0। भाई ये सारे 0 होंगे, क्यों? क्योंकि ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये बेसिस है और बेसिस हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है। लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है वो -1 रहेगा, तो ये जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। ये थ्योरम में भी आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी लीनियरली डिपेंडेंट सेट में उसके किसी एलिमेंट को अन्य एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। इसके अलावा एक थ्योरम और पढ़ा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो जो सेट है, उन सबको मिलाकर बनने वाला जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो अगर आप ये लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख रहे हैं तो इन सब वेक्टर्स को लेकर बनने वाला जो सेट है वो क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, क्लियरली। तो अगर अब ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो फिर इसमें यही थ्योरम लगा देंगे हम कि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसमें एक वेक्टर हम अल्फाज में ऐसा जरूर ढूंढ पाएंगे जिसको कि हम उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकें। तो आप यहां पे लिखिएगा कि चूंकि सिंस S1 इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट, देन देयर एग्जिस्ट लीनियरली डिपेंडेंट सेट, देन वी कैन
we can find a alpha I, okay, we can find a alpha I such that we can express it as linear combination of अदर वेक्टर्स। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि उसको अदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। दिस मीन्स दैट लिखा जा सकता है, अदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। देन ओमिट, यानी कि छोड़ देना है। देन ओमिट अल्फा आई फ्रॉम S1। तो S1 से इस अल्फा आई को, तो अल्फा आई को आपने क्या कर दिया, S1 से निकाल दिया। तो जो नया सेट बनेगा, एंड इसके आगे लिखिएगा एंड डिफाइन S2 इज इक्वल्स टू बीटा 1 अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा आई माइनस 1 अल्फा आई प्लस 1 और अल्फा n आपके पास में। ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेट है, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए हैं। आपने अल्फा जो थे उनमें से एक अल्फा हटा दिया, एक बीटा उसके अंदर आ चुका है। और ये जो सेट है दिस S2, जिसमें से कि आपने एक अल्फा आई हटा दिया है और बीटा इसमें आपने इंक्लूड कर लिया है। ठीक है ना। तो जिस एलिमेंट के कारण ये लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा था वो एलिमेंट आपने हटा दिया। तो ये जो सेट बना है नया S2, क्लियरली ये V को जनरेट करेगा। तो आप यहां पे लिखिएगा क्या, क्लियरली LS2 इज इक्वल्स टू V, यानी कि जो S2 सेट है वो V को जनरेट कर रहा है। ठीक है ना। अब अगर S2 सेट V को जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, देन अगेन any beta, then again beta 2 belongs to V can be written as। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बीटा 2 एलिमेंट है V का, उसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि बीटा 2 इज इक्वल्स टू B1 बीटा 1 प्लस B2 अल्फा 1 प्लस डैश डैश B, ये बीटा 2 है ना, तो यहां पर आएगा B I अल्फा I माइनस 1 प्लस B I प्लस 1 और अल्फा I प्लस 1 प्लस डैश डैश B N एंड अल्फा n। मतलब कि आपने बीटा 2 को बाकी के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया, क्योंकि S2 जो था वो V को जनरेट कर रहा था। ठीक है ना। नाउ इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट कि सेट बीटा 2 बीटा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा I माइनस 1 अल्फा आई प्लस 1 डैश डैश अल्फा n इज इक्वल्स टू, इसको नाम दे देते हैं कुछ, सपोज दैट दिस इज S3, देन दिस इंप्लाइज सेट दिस वन इज इक्वल्स टू S3 इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा, एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगा, है ना भाई। क्योंकि आप बीटा 2 को जैसे ही इसके अंदर ले आएंगे, ये पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट था, जनरेट भी कर रहा था उसको, लेकिन जैसे ही आप इसको बीटा 2 को इसके अंदर लेकर आ जाएंगे तो ये लीनियरली क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। और ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही इसको आप लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे तो इन अल्फाज में से फिर एक कोई अल्फा आपको मिल जाएगा, अल्फा जे, जिसको कि आप बाकी के जो उसके प्रीसीडिंग एलिमेंट्स हैं या वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हो। is linearly dependent, then we can find
any, we can find a alpha j belongs to S3 and expressed as linear combination its preceding वेक्टर्स, और उसके पूर्व के जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है या एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है ना। सो ओमिट या एलिमिनेट कर दीजिए, ओमिट अल्फा जे फ्रॉम S3 and define a new set and define a set S4 is equals to S3 minus alpha j। यानी कि आपने क्या किया कि इस S3 सेट से फिर आपने एक अल्फा जे निकाल दिया और एक नया सेट बना दिया S4 जिसमें कि अल्फा जे नहीं होगा। मतलब कि आप कर क्या रहे, आप हर स्टेप में एक अल्फा को बाहर निकालते जा रहे हैं और बीटा को अंदर लेकर जाते जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि कंटिन्यू दिस प्रोसेस, ठीक है ना। इस प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू कर देंगे, मैं यहां पर बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इफ वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस, बीटास इंक्लूडेड दैट सेट एंड अल्फाज आर एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट सेट, है ना। एंड अल्फा नेवर एग्जॉस्ट बिफोर बीटास, और जो अल्फा है ना वो कभी भी बीटा से पहले खत्म नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अल्फा सारे खत्म हो जाएं लेकिन बीटा खत्म ना हो, क्योंकि अगर अल्फा खत्म हो गए सारे और बीटा खत्म नहीं हुए तो इसका मतलब जो नया सेट बनेगा उसमें केवल बीटास होंगे, और बीटास खत्म भी नहीं हुए थे। मतलब कि बीटा जो नया सेट बनेगा वो उस जो कि आपने दूसरा सेट लिया था ना S डैश, उसका एक सबसेट होगा और उसको जनरेट कर रहा होगा। तो फिर ये बात तो गलत हो गई ना कि भाई ये जो S डैश है ये भी क्या है, बेसिस है, क्योंकि कोई भी जो बेसिस होता है उससे कम एलिमेंट्स का जो सेट है वो कभी भी वेक्टर स्पेस को जनरेट नहीं करता है। और इस प्रोसेस में आपने सारे अल्फा खत्म कर दिए और केवल बीटास ही उसके अंदर रह गए, और वो भी सबसेट है किसका, इस S डैश का, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फाज हैं वो पहले खत्म नहीं होंगे, बीटास खत्म हो जाएंगे। और इसका मतलब ये हो गया अगर अल्फाज खत्म नहीं हो रहे हैं और बीटास खत्म हो जाते हैं पहले, तो इसका मतलब ये हो गया कि बीटास खत्म हो गए, अल्फास खत्म नहीं हुए। इसका मतलब यह हुआ कि n इज ग्रेटर देन इक्वल m, राइट। इस प्रोसेस में आखिरी में सारे बीटास खत्म हो जाएंगे लेकिन अल्फास बचेंगे। यानी कि बीटा पहले खत्म होने का मतलब यह है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल m। और अगर अब हम, जैसे हम लोगों ने किसको बेसिस माना, हमने बेसिस माना s को, यानी ये माना कि जो s है वो v को जनरेट कर रहा है। तो अगर हम इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज द रोल ऑफ s एंड s डैश, देन तो हमको क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा कि m इज ग्रेटर देन इक्वल n, मतलब कि m बड़ा है n से, ये हम लोगों को मिलेगा। और इन दोनों से फाइनली हमें ये कंक्लूजन मिलेगा कि भैया m और n आपस में एक दूसरे के बराबर ही हैं, ठीक। तो इस प्रोसेस को आप दिमाग में रखिएगा कि ये प्रोसेस क्या है जिसकी मदद से हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस आर ऑलवेज इक्वल, ठीक। ये हमको दिखाना था, ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज में भाई सबसे पहले मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इसमें करना क्या है। बेसिकली आपको ये बताना था कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की किन्हीं भी दो बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ये आपको बताना था। तो आपने क्या मान लिया कि VF एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। उसके दो बेसिस मान लिया आपने, माना इसके दो बेसिस हैं,
ठीक है ना। और हम लोगों को ये दिखाना है कि m इज इक्वल्स टू n, ये सारे लिख दीजिएगा पहले ही, है ना। हिंदी मीडियम वाले हिंदी भाषा में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश भाषा में। जो समझ रहे हो वही लिखना है कॉपी में, बाकी सब मैथमेटिकल मैंने यहाँ लिख दिया है। कहाँ पर क्या लिखना है ये आपको समझते हुए लिख देना है अपनी कॉपी में, जिसकी जहां जरूरत होगी वहां लिखना, ठीक है। अब यहां पर आप सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट एल एस इज इक्वल्स टू वी, मतलब कि जो एस है वो वी को जनरेट करता है, ये हमने माना। देन एनी बी बीटा वन, देन फॉर लिख दीजिएगा, देन फॉर बीटा वन बिलोंग्स टू वी कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि क्योंकि भाई ये भी तो एक तरह से वी का एलिमेंट है ना, तो हम अगर ये कह रहे हैं कि जो एस है ये वाला सेट जो है वो वी को जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीटा वन को हम इन सब अल्फाज के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं तो इसका मतलब बीटा वन के साथ इन अल्फाज का अगर एक सेट बनाए S1 तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब अगर लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो इन सबके अंदर एक अल्फा ऐसा जरूर होगा जिसको कि उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में उस अल्फा आई को आप क्या कर दीजिए, इस S1 सेट से निकाल दीजिए, क्योंकि उसी के कारण ये जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट बन रहा था। तो आपने उस सेट को हटा दिया यहां से, तो जो नया सेट बनेगा S2, ये S2 जिसमें से कि आपने अल्फा ए हटा दिया था, क्लियरली ये इसको क्या करेगा, वी को जनरेट करेगा, क्योंकि जिसके कारण दिक्कत हो रही थी उस एलिमेंट को आपने हटा दिया है। अब बाकी के जो एलिमेंट बचेंगे वो तो वी के एलिमेंट को जनरेट करेंगे ना। तो एक नया सेट बनाया आपने S2 जो कि वी को जनरेट कर रहा था, यानी कि बीटा वन को अंदर लाने के लिए पहले आपने S1 बनाया, है ना, जिसको लीनियरली डिपेंडेंट दिखाया, फिर अल्फा आई को हटा दिया उसके अंदर क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा था, अल्फा आई को हटा दिया, एक नया सेट बना दिया S2। यानी कि इस प्रोसेस में दो सेट बने, एक बीटा वन को अंदर करने के लिए और एक अल्फा आई को हटाने के लिए। अब ये जो S2 था ये वी को जनरेट कर रहा था, तो इसका मतलब ये जो बीटा 2 है इसको फिर इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक नया सेट अगर हम बनाए इस बीटा 2 को अंदर लेते हुए, किसके अंदर, इस S2 के अंदर लेते हुए एक नया सेट बनाए S3। S3 बेसिकली क्या है, S3 इज इक्वल्स टू बीटा 2 यूनियन S2। S2 में बीटा 2 का यूनियन करने से बना हुआ सेट है बेसिकली। तो ये जो सेट होगा ये क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि आप बीटा 2 इज इक्वल्स टू ये लिख रहे हैं, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई एक अल्फा जरूर ऐसा होगा जो कि अन्य वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता होगा। तो आप क्या कर दीजिए, अगर ऐसा अल्फा आपको मिल रहा है तो उस अल्फा को हटा दीजिए। तो जैसे ही आप अल्फा हटा देंगे तो फिर एक नया सेट बन जाएगा S4 जो कि S3 में से इस अल्फा जे को हटाने से प्राप्त होगा। और यही प्रोसेस आप अगर कंटिन्यू करते जाएं तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अल्फाज धीरे धीरे हटने लगेंगे। लेकिन अल्फाज जो हैं वो बीटा से पहले खत्म नहीं होंगे, क्योंकि अगर अल्फाज पहले खत्म हो गए तो ये जो आप सेट बना रहे हैं ना, ये जैसे S2 आपने बनाया फिर आप S4 बनाएंगे, तो जो भी लास्ट में बनाएंगे वो सेट उसमें केवल बीटाज होंगे। और क्योंकि अल्फाज पहले खत्म हो गए, बीटास खत्म नहीं हुए, यानी कि सारे के सारे बीटास उस सेट के अंदर नहीं जा पाएंगे। और अगर सारे के सारे उस बीटास उस सेट के अंदर नहीं जा पाएंगे तो एक ऐसा सेट बनेगा बीटास का जिसमें कि इस S डैश से कम बीटास होंगे और वो V को जनरेट कर रहा होगा, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये भी एक बेसिस ही है, और किन्हीं और बेसिस में अगर ये m एलिमेंट्स थे तो कोई इसका सबसेट V को जनरेट नहीं कर सकता है। जो भी सेट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने ही होंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई इससे नंबर ऑफ कम एलिमेंट्स वाला सेट भी V को जनरेट कर रहा है, तो भाई ये वाला सेट तो भी लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये एक गलत कंसेप्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब अल्फाज पहले खत्म नहीं होंगे, बीटास खत्म होंगे। और अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई अल्फाज पहले खत्म नहीं होंगे, बीटास पहले खत्म होंगे, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं अल्फाज वो ज्यादा हैं बीटास से। तो इसका मतलब आपको ये रिजल्ट मिलेगा क्या,
n इज ग्रेटर देन इक्वल m। ये सब भाषा के रूप में जो मैंने बोला आपको लिखना पड़ेगा, तब आप कह पाएंगे कि दिस कंक्लूड दैट, मतलब इससे हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल m। फिर लास्ट में आप लिखेंगे यहां पे इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ s एंड s डैश, यानी s और s डैश के दोनों के रोल बदलने पर आपको उल्टा मिलेगा m इज ग्रेटर देन इक्वल m, क्योंकि फिर उस केस में क्या हो जाएगा, अल्फास पहले खत्म हो जाएंगे, बीटास खत्म नहीं होंगे। मतलब ये जो प्रोसेस आपने करी इसमें उल्टा कर दीजिए। यहां पर ये मान लीजिए कि s डैश v को जनरेट कर रहा है, मतलब अल्फा i को, अल्फा 1 अल्फा 2 को अंदर लाएंगे और बीटास को गायब करते जाएंगे, तो ये वाली प्रक्रिया आपको मिलेगी और फिर इन दोनों से ये निष्कर्ष निकल जाएगा और थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने बेसिकली 2 थ्योरम्स करी। एक तो हम लोगों ने एग्जिस्टेंस थ्योरम करी और एक हमने डायमेंशन थ्योरम करी, और ये दोनों ही थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस वेक्टर स्पेस चैप्टर के लिए। तो आई होप कि ये जो 2 थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस करी हैं आप लोगों को समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हम धीरे धीरे वेक्टर स्पेस के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और अपने आने वाले लेक्चर्स में इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। हम जल्दी आपसे नए वीडियो लेक्चर में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है बच्चों, है ना। समझ के पढ़ाई करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।